तो बेसिकली ऐसे है कि कहीं ना कहीं बिलीफ का जो है वो सहारा वो साइंस को भी लेना पड़ता है। मतलब चाहे वो कहीं या ना कहीं, या वो उस चीज बिलीफ पे इस साइलेंट हो बात जाए। में बिलीफ कौन सा था, मुझे बताएं, इस बात में बिलीफ नहीं कौन सा था? नहीं नहीं, मैं इस बात की, मैं एक और, अब मैंने ये अगली बात कह रहा हूँ, आपने तो एक बात कंप्लीट कर ली। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एवोल्यूशन को, ये अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जब हम इस पूरी ये जो चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसको कन्वर्ज बैक करते हैं ल्यूका पे, लास्ट यूनिवर्स कॉमन एंसेस्टर जो है, यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, तो उसका तो ना जेनेटिक कोड है हमारे पास और ना फॉसिल एविडेंस है, वो एक एज्यूम्ड स्पीशीज है ना। तो आपको एक किसने पॉइंट कहा कि ऐसा कहीं उसका जेनेटिक कोड नहीं है हमारे पास? नहीं है उसका जेनेटिक कोड। आपको किसने कहा कि जेनेटिक कोड नहीं है? वैसे आपने मैंने पढ़ा तो कहाँ है कि उसका मैंने अंदाजा है उस आपका? नहीं, अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने जब उसके जेनेटिक कोड के कहाँ बारे पढ़ा में है? भी, मैंने अच्छा, तो गूगल पे आपने पढ़ा आर्टिकल कहाँ पढ़ा। है, आपने पढ़ा कहाँ है कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ का जो है हमारे पास कोड नहीं है? जेनेटिक कोड उसका कहीं एविडेंटली मैंने किसी भी आर्टिकल में इस तरह से नहीं पढ़ा कि हमारे पास है। आपने इवन कितने कि अभी आर्टिकल पढ़े हैं इस पे? क्योंकि मैं तो दो मुझे आर्टिकल भी पढ़ूंगा तो दूसरे में ही मुझे मिल जाएगा। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, कि मैं अगर मजीद नहीं पढ़ता तो हो मुझे सकता है, नहीं मिलता। मैं ठीक कह रहा, मैंने जो पढ़ा है मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ। अच्छा चलें चलें, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जिसकी वजह से हो मैंने ये सकता नहीं बात। है, मैंने पढ़ा है ये, इसलिए बता ठीक रहा है हूँ ठीक आपको। है, आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है, बल्कि अगर मेरी नॉलेज इससे ज्यादा, मतलब उसमें कोई इजाफा हो जाए तो और अच्छी बात है। मैंने अभी भी, अगर इवन कि आप जाके गूगल के ऊपर ल्यूका या लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लिखें तो शायद पहली कुछ लाइंस में आपको मिले कि देयर लिव्ड सम एंसेस्टर, लेकिन उसमें एक ऐसी वो स्टेटमेंट होगी कि आपको लगेगा कि ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, एज्यूम्ड है इसमें, आपने सिर्फ वो मतलब। स्टेटमेंट ही पढ़ी है ना, आपने शायद कोशिश नहीं की कि आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ नहीं, ऑल लाइफ से के बारे मैंने में कुछ फिर और पढ़े। जब जब मैंने उसका देखा तो फिर मैंने उसके आपने कौन जेनेटिक सी किताब कोड की पढ़ी है देखा। जेनेटिक्स के ऊपर नहीं, जिसके बुक अंदर मैंने लास्ट नहीं कॉमन पढ़ी, एंसेस्टर की मैं बात क्यों की? झूठ बोलूं, आपने लेकिन कोई ये है रिसर्च कि मैं, पेपर पढ़ा है जिसके अंदर आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर की बात कर सकते हैं? नहीं, रिसर्च पेपर भी मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन अब आप मेरी यही तो बात सुन प्रॉब्लम लेना। है ना। चलें फिर, मैं अब आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर का जेनेटिक एविडेंस हमारे पास है या नहीं उस बारे में सुनना पसंद करेंगे? आपकी थोड़ी सी आवाज बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काफी आपसे ये सारी कह रहा हूं कि चीजें। आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में जो है उसका जेनेटिक एविडेंस हमारे पास है या नहीं, ये सुनना पसंद करेंगे? गल भाई, हेलो। थोड़ी सी मुझे जो आपकी आवाज आ रही है वो बहुत ज्यादा आवाज जो है, डिस्टॉर्ट। हाँ हाँ, अच्छा ये मैं आपके अपनी इंटरनेट का इशू है, ये मेरा नहीं है, क्यों? मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरे पास परफेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अच्छा, उसके नहीं नहीं, बाद आपकी आपको बात फिर कंप्लीट तो बाद में कीजिएगा, पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर है क्या। लास्ट कॉमन एंसेस्टर आप कह रहे हैं कि उसका जेनेटिक एविडेंस नहीं है। यार ये बात जेनेटिक एविडेंस ही से तो सामने आई है ना कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर एक था। दुनिया में कोई भी दो लाइफ फॉर्म्स उठा लें, जी जी। ठीक है, उन सब के पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जिन्हें गोल्डन जीन्स कहा जाता है, हम्म। ठीक है, उन जी जी। सब के पास है वो। और वो गोल्डन जीन्स जो है ना, उन गोल्डन जीन्स में से कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि, नहीं, गोल्डन जीन्स वो होते हैं जिनमें बहुत कम मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। और उन हम्म। गोल्डन जीन्स में से कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि मुझ में और एक चावल के दाने में भी हैं, मुझ में और एक दरख्त में भी हैं, मुझ में और एक बैक्टीरिया में भी हैं, एक अमीबा में भी हैं। ठीक है ठीक है। वो जो जीन है ना, बेसिकली वो जीन्स हैं जो कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर, सब कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ जो है ना, उनके अंदर उसके अंदर कॉमन थे, ठीक है। और ये लास्ट कॉमन जेनेटिक कॉमन एंसेस्टर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो बेसिकली हम्म। आप ये समझ रहे हैं कि वो पहले निकली है और फिर ये आया, नहीं, वो निकली इसलिए है कि ये जेनेटिक्स को स्टडी किया गया प्रॉपरली। और वो जीन्स ऐसे हैं कि उनमें बहुत कम मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के वो जीन है, डीएनए इनकोडिंग के वो जीन्स हैं, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन के वो जीन्स हैं, डीएनए की मिस्टेक्स को करेक्ट करने के वो जीन्स हैं, टेलोमीर्स क्या होते हैं ये वो जीन्स हैं, क्रोमोसोमल ऑर्डरिंग जो है ये उसके जीन्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं डीएनए से, ये वो जीन्स हैं। ये सारे वो जीन्स हैं जो सबसे पुराना कॉमन एंसेस्टर सारी जमीन पर जो जिंदगी आज पाई जाती है उसका था, जो कि एक शेर और एक बैक्टीरिया के दरमियान भी कॉमन है। ये वो जीन्स हैं जो कि हमें, जो कॉमन एंसेस्टर था उससे आए,
ठीक है, और आप कह रहे हैं उसका जेनेटिक एविडेंस नहीं है, उसका नहीं नहीं, जेनेटिक एविडेंस तो ठीक इतना ठीक। जबरदस्त है कि वो ऐसे जीन्स हैं कि उनमें मॉडिफिकेशन भी नहीं होती। एवोल्यूशन एक ऐसा भी मैकेनिज्म कर चुकी है डेवलप कि उनके अंदर जो है वो उनके अंदर म्यूटेशंस भी नहीं होती उनके अंदर। ये वो जीन्स है जिन्हें कहा ही गोल्डन जीन्स इसलिए जाता है कि इनके अंदर म्यूटेशन होती नहीं है। और इनके अंदर म्यूटेशन क्यों नहीं होती, उसकी भी एक बड़ी सिंपल वजह है, इसमें कोई खुदा का हाथ नहीं है, क्योंकि उनमें जब भी म्यूटेशन हो जाए तो जिस सेल में वो म्यूटेशन हो वो मर जाता है, जिस एम्ब्रियो में वो म्यूटेशन हुई हो वो मर जाता है, जिस इवन के अगर किसी वायरस भी उनके लॉ को कर दे ना एब्रोगेट या तोड़ने की कोशिश करे तो वो मर जाता है, क्योंकि वो म्यूटेशन कभी आगे कैरी फॉरवर्ड होती नहीं। इसलिए वो जीन्स भी ऐसे हैं जिनको इमॉर्टल जीन्स कहा जाता है, गोल्डन जीन्स कहा जाता है, जो कि नहीं चेंज होते। और वो सारे जीन्स हमें सब के सब ऑलमोस्ट वहां से आ रहे हैं जो हमारा लास्ट कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है जी, तो ये ये तो बात है। बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपने दे दिया। प्लीज मेरी बात सुनिएगा। आपकी जो बात मैंने अंडरस्टैंड की है वो ये है कि अभी तक जितनी एग्जिस्टिंग लाइफ है, अगर इन सब के जेनेटिक कोड को या डीएनए को हम ओवरलैप करवाएं तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो सब क्रिएशंस के अंदर मौजूद हैं, वो बड़े बेसिक जीन्स हैं। तो हम उस ओवरलैप्ड जो हमारे पास जो जीन्स आते हैं जो सब में कॉमन है, उसको अगर हम कन्वर्ज बैक करें तो वहां से लाइफ स्टार्ट हुई है। लेकिन साथ आप ये कह रहे हैं कि उस वाले नहीं, जीन्स के आपको ये उन वाले किसने जीन्स कहा कि में लाइफ वहां म्यूटेशन से भी स्टार्ट पॉसिबल हुई है। है? नहीं, लाइफ वहां से स्टार्ट नहीं हुई। लाइफ, फिर ये मिसकंसेप्शन है आपका कि लाइफ वहां से स्टार्ट हुई है। अगर लाइफ उनमें वहां से फिर भी म्यूटेशन नहीं स्टार्ट नहीं हुई। पॉसिबल तो फिर आगे एवोल्यूशन हुई किस तरह? वो इसलिए म्यूटेशन, क्योंकि बेसिकली ये वो पॉइंट है कि एक बेसिक लाइफ शुरू हुई, अब हम्म उसमें जिंदगी के मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, कि सेल ने अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अब एक चीज है कि सेल ने अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो कैसे करना है। एक सेल के पास अपने आप को रेप्लिकेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है वो सीधा सीधा आरएनए के थ्रू ही अपने आप को रेप्लिकेट कर दे, लाइफ पूरी हो ही आरएनए बेस। दूसरा ये है कि अब डीएनए बेस हो लाइफ। ठीक है जी, अब आरएनए बेस लाइफ आज भी हमारे पास है, वो कौन है? वो हमारे पास आज भी वायरसेस मौजूद हैं आरएनए बेस। ठीक है, आरएनए बेस लाइफ आज भी मौजूद है, मगर डीएनए बेस लाइफ भी है। अब मसला ये है कि ये एक वो पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर लाइफ ये डिसाइड कर रही थी कि उसने ऐसा प्रिंसिपल बनाना है कि जो कि टोटली आरएनए बेस हो या डीएनए बेस हो। अब प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से ले रहे थे, और लाइफ बेसिकली इस बात में डिसाइड हो रहा था कि कौन सा एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। अब मसला यह है कि फिर जो सक्सेसफुल सबसे ज्यादा एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म था वो आगे बढ़ने लगा, और वो जब मजीद से मजीद आगे बढ़ते चला जा रहा था तो फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है। देखें, जिंदगी के जिंदगी की बेस पे एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसा ये हो सकता है, आज ऐसे नहीं हो सकता कि जी आज हमारे पास दुनिया में ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जिनमें एयर कंडीशनर भी लगे हैं, जिनमें सब कुछ लगा है, हर चीज है। ठीक है, लग्जरी कार्स आ गई हैं, और दुनिया में किसी भी गाड़ी का एक बेसिक चीज फिट हो चुकी है कि चार टायर होंगे, चार टायरों में हवा भरी जाएगी, टायरों के गाड़ी जो है वो बॉडी इस तरह की होगी। ठीक है, ये इस तरह का होगा सारा, मिनिमम से मिनिमम भी जो आज एक कार बिकती है उसके अंदर एक एक मिनिमम फीचर्स हैं। अब ऐसे गाड़ियां अब इवॉल्व हो गई हैं पिछले 100-150 साल के दौरान। गाड़ियां इस पॉइंट पे पहुंच गई हैं कि अब एक मिनिमम हमारे जहन में सेट है कि एक गाड़ी में ये चीजें मिनिमम होनी चाहिए। अब मसला यह है कि अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं एक पहिए वाली साइकिल लेके निकल जाऊं और मैं कहूं कि ये भी अब एक गाड़ी है, क्योंकि उसको एज ए गाड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ियों की एवोल्यूशन बहुत आगे जा चुकी है। अब ऐसा है कि इधर ये हुआ कि एक मैकेनिज्म जो कि राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए कॉपी, ट्रांसक्रिप्ट कैसे करना है, डीएनए को उसे ट्रांसलेट कैसे करना है प्रोटीन में, ये सारा मैकेनिज्म एक तरफ डेवलप हो गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म थे जो कि डिफरेंट तरीके से काम कर रहे थे, मगर वो मैकेनिज्म भी एक पॉइंट पे एक्सटिंक्ट हो गए। ये है जो एवोल्यूशनरी थ्योरी अभी इस वक्त कहती है, और ये एक पूरा अंडरस्टैंडेबल हाइपोथेसिस है सारी की सारी कि इसको कैसे आप समझ सकते हैं। फिर जिस पॉइंट पे लाइफ ने एक चीज ये डिसाइड कर ली कि वो इस इन प्रिंसिपल्स के तहत ऑपरेट करेगी, वो प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट डीएनए की लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि वो सेट इन स्टोन हो गए, क्योंकि अब जो भी चीज उन
प्रिंसिपल्स को वायलेट कर देती है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर वो चीज या फिर लाइफ उसी लाइन पे चल पड़ी। लाइफ ने बेसिकली एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म की एवोल्यूशन भी एक इन इट सेल्फ हुई है। वो कब तक होती रही या कितने बिलियन साल होती रही है ये हमें नहीं पता। लाइफ शायद जमीन के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मौजूद थी। हो सकता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक, बल्कि शायद अगले 2-2.5 अरब साल लाइफ सिर्फ अपना मैकेनिज्म ही परफेक्ट कर रही थी। ये चीज है बेसिकली, और वो चीज है कि जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गई तो फिर वो आगे हो सकी। मगर एक बात है कि फर्ज करो कि आज इस मैकेनिज्म में भी कोई ऐसी एवोल्यूशन हो जाए, ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से एब्सोल्युटली श्योर ना हो कि जानदार मरेगा, तो वो म्यूटेशन भी फिर फॉरवर्ड कैरी हो सकती है। उसको कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, दैट वी डोंट नो। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास इस टाइम पे ल्यूका का जो है वो डीएनए या आरएनए में से तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो एक एक क्यों एज्यूम्ड ही नहीं है? बात है ना आपको कि कौन, मैंने ओवरलैप। नहीं अज्यूम्ड बात नहीं है, आपको ये अजम्पशन लग रही है, मगर जेनेटिक्स के और डीएनए के जो एक्सपर्ट्स हैं, जेनेटिसिस्ट जो हैं, उनको ये अज्यूम्ड बात नहीं लगती। और मैं उनकी बात को आपकी बात पे तरजीह दूंगा, क्योंकि वो एवोल्यूशन के या जेनेटिक्स के मैकेनिज्म को समझते हैं। इसलिए नहीं, आप आप बिल्कुल तरजीह दें, मैं बल्कि आपको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मेरी उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, लेकिन मुझे आप मेरी बात का तो जवाब दे दें कि डीएनए आरएनए एग्जिस्ट करता है ल्यूका का, थ्योरेटिकल ये बात मॉडल है से ही करता है एग्जिस्ट करता यार। एक बात ये है ना कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एक बैक्टीरिया के अंदर जो जो ये प्रोटीन है कनीसन, जो कि डीएनए को कॉपी करती है, है। जो कि डीएनए को कॉपी करती है, वो बेसिकली उसका जो जीन है, अब किनेसन का क्या अपना जीन नहीं होगा कोई? उसका भी तो एक जीन है ना, जो कि ये बताता है कि कनीसन कैसे बनानी है। ठीक है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जो जीन है ना, ये वही गोल्डन जीन्स हैं जो कि कॉमन इंसेस्टर से आ रहे हैं। जो वायरस को ये बताती है ना कि आरएनए लिखना कैसे है, या वायरस की जो इंश्राउडिंग प्रोटीन है वो कैसे बनानी है, वो भी हम्म, उधर से ही आ रही है। ठीक है, वो भी ठीक वहीं है से लास्ट ठीक है। कॉमन तो इंसेस्टर से ही आ तो रही है। बेसिकली ये कुछ गोल्डन जीन्स हैं जो हाँ बेसिक जी, तरीन ऑर्गेनिज्म से लेके कम्प्लेक्स तरीन हर ऑर्गेनिज्म हाँ, में वो सब है में पाए मौजूद जाते हैं, हो गया, तो उसकी सब बेस में पे पाए हम ये जाते हैं। वो कर लेते हैं उसकी बेस पे हम ये एक कहते किस्म का हैं कि जो कंक्लूड कर भी लेते हैं, कंक्लूड कर लेते नहीं, हैं उसकी बेस पे हम ये। कंक्लूड, उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि जो भी हम सारी जमीन पे पाई जाने वाली लाइफ का कॉमन एंसेस्टर था, उसमें ये जीन्स लाजमी तौर पे मौजूद थे, इसीलिए ये सारी लाइफ में पाए जाते हैं। और समझ आज गए ये बात? जो गोल्डन जीन्स हैं इनके अंदर आप कह रहे हैं कि म्यूटेशंस होती हैं, तो उससे वो सक्सेसफुल नहीं होती या उससे डेथ के चांसेस नहीं होते होती, सक्सेसफुल नहीं होती, एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली सारी जो लाइफ वो हुई है, जो बेसिकली एक्सपैंड हुई है एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, वो उन्हीं जीन्स की म्यूटेशंस के साथ हुई है, लेकिन अब जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं जीन्स की म्यूटेशन के साथ हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जीन्स जब फाइनलाइज हो गए थे, उससे आगे म्यूटेशन का वो पर्सपेक्टिव शुरू हुआ है, जिसने हमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दी थी। ये याद रखें कि जिस पॉइंट तक हमारे पास वो कॉमन एंसेस्टर था, तो बेसिकली वो सिंगुलैरिटी ऑफ लाइफ थी, जैसे बिग बैंग की एक सिंगुलैरिटी थी। ठीक है, उधर से फिर एक्सप्लोजन उसके बाद हुआ, जेनेटिक एक्सप्लोजन के, यानी जैसे एक बात है कि आपने क्या कर लिए, जुबान के लेटर्स इजाद कर लिए। जब लेटर्स इजाद हो गए तो तभी आप किताबें लिखने लगे। बेसिकली जो कॉमन एंसेस्टर है वो एबीसी के लेटर्स की तरह है, कि लेटर्स जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तो वो फिर चेंज नहीं होते। ठीक है, बाकी की सब इंफॉर्मेशन फिर उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट से आगे बनती है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ था, बेसिकली वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एबीसी के 26 लेटर्स बने। अब उन लेटर्स की रीअरेंजमेंट से आगे क्या क्या बन सकता है, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। तो बेसिकली ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ओरिजिन ऑफ राइटिंग वाली बात है। जब राइटिंग का ओरिजिन हो गया तो फिर राइटिंग से आगे क्या क्या काम हो सकते हैं, कि पहले तो ये काम था कि राइटिंग में छोटे छोटे लेटर्स आप लिख रहे थे, या राइटिंग में आप एक बादशाह का फरमान लिख लेते थे, आप कंधाकारी कर लेते थे। अब उससे अगला स्टेप ये आया कि राइटिंग में फिर आपने पूरी पूरी किताबें लिख के बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज बना रहे थे।
फिर उससे अगला एक ऐसा भी स्टेप आया कि आप राइटिंग में नंबर्स लिख के आपने मैथमेटिक्स इन्वेंट कर ली। फिर उससे अगला एक और भी ऐसा स्टेप आया कि राइटिंग को आपने इस लेवल तक इवॉल्व करा दिया कि अब राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो रही है कल्मिनेट, और राइटिंग इस पॉइंट पे पहुंचती है कि राइटिंग आज पूरा कंप्यूटर सिस्टम चला रही है। तो वही इनिशियल लेटर्स जो कि कभी राइटिंग में इन्वेंट हुए थे, वही इनिशियल लेटर्स आप आज आपको किधर ले आए। ठीक है, ये बात है सारी, ठीक है, समझ आ गई ठीक आप? है, बिल्कुल चलें, ठीक आपने है, अच्छा ओके। एक्सप्लेन किया। मुझे भी बल्कि अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार एक ही चीज पे एम्फेसाइज करूं, लेकिन स्टिल एक चीज जो मेरे माइंड में अभी तक क्लियर नहीं, खैर इसके बाद मैं इस चीज से मूव ऑन करके एक आखिरी बात आपसे पूछूंगा। लेकिन उस मूव ऑन करने से पहले वही बात कि वो जीन्स जिनकी वजह से म्यूटेशंस पॉसिबल हुई, आज आके उन पे म्यूटेशंस जो है वो स्टॉप हुई हुई हैं और दूसरी वो हो रही हैं। तो नहीं, चलें आपको ठीक ये है। कौन कहता है कि नहीं, हमने ये तो कहा ही नहीं है कि उनमें म्यूटेशन नहीं होती। भाई उनमें जब म्यूटेशन होती है तो जानदार सरवाइव ही नहीं करता ना, हम तो ये कह रहे हैं ना। आपको ऐसे उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई हुई और एक जिंदा जानदार मिलना बड़ा मुश्किल काम है। एक जो कि जानदार पहले जिसकी हमें मिलता राइबोसोम, रहा है। जिसके जिसके राइबोसोम बनाने के जीन के अंदर मसला हो, तो राइबोसोम ही एक्टिव नहीं है तो वो जानदार जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि वो तो सेल रेप्लिकेशन ही नहीं कर सकता ना, वो सेल के स्ट्रक्चर्स ही नहीं बना सकता, तो वो जानदार एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या करेंगे आप? ठीक है, आपको बेसिकली जेनेटिक्स के बेसिक्स पढ़े जाके, समझ आ जाएंगी बातें सारी। चले मैं आगे चलता हूँ, फिर आ जाइएगा आप। ठीक है, काफी लंबी बात ठीक आपसे। है, बस बस एक आखिरी जो बात है वो मैं करूँगा, उसके बाद बेशक आप रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। वो ये है कि स्टिल आज हमें शायद, और ये बात कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद आप फ्री टू कमेंट हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज भी काफ़ी सारी चीज़ों पे इंसान को लगता है कि उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा फर्म है और उसको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वो इंकशाफात हो रहे हैं, या थ्रू एविडेंस ही सही, वो काफ़ी सारी चीज़ों को वो कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। लेकिन हम किस तरह से किसी चीज़ को वो कर सकते हैं टोटली कि यही चीज़ जो है वो ठीक है, हम किस तरह से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? आज भी 100 ईयर्स के बाद उनकी श्रोडिंगर की एक जो थ्योरी है, या वो जो फाइंडिंग है, वो उसमें निगेशन आई है, क्योंकि साइंस तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द सेंस है कि निगेशन उसमें आई है? कौन सी निगेशन आई है? कौन सी निगेशन आई है? मुझे नहीं पता। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि श्रोडिंगर की कोई वो था, कॉन्सेप्ट था या फाइंडिंग थी, आपने मैंने उसको आर्टिकल इन डेप्थ नहीं। आपने आर्टिकल आप पढ़ा है तो फिर बताएं ना। इन डेप्थ आर्टिकल आपने नहीं नहीं पढ़ा नहीं और उसकी बेस मैं पे आप मैंने आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं? आर्टिकल नहीं, मैंने हेडलाइन उसकी बेसिकली पढ़ी थी, और यानी मैंने सिर्फ उसका हेडलाइन पढ़ के आप मेरे से आके उस बात पे बहस कर रहे हैं? नहीं, बहस नहीं कर रहा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। तो क्या साइंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो फॉल्सिफाई नहीं होते? आप मुझे ये बताएं, इस चीज मुझे को वो तो आप, बात बताएं कि कौन सी बात चेंज हुई है, ये तो बताएं। अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने उसकी हेडिंग पढ़ी है, तो उसमें ये था कि फॉल्सिफाई हुई है कोई। आप बेशक उसको सर्च करके देख लें। अच्छा, तो मुझे ये बात बताएं कि साइंस ने किस दिन कहा कि वो फॉल्सिफिकेशन उसकी नहीं हो सकती, उसके किसी कॉन्सेप्ट की? किसी दिन भी नहीं कहा। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, फिर आप तो उल्टा आपकी इसे assumption समझेंगे, गलत है ना, मैं क्या आपकी assumption गलत है ना, साइंस तो ये कह ही नहीं रही। मैं मैं जो बात कह रहा हूँ उस पे उल्टा आप मुझे ये पूछना शुरू हो गया कि श्रोडिंगर की कौन सी चीज। मेरा कहने का मकसद ये था कि चीजें फॉल्सिफाई होती हैं साइंस की विद द पैसेज ऑफ यार टाइम। फॉल्सिफिकेशन तो भाई साइंस फॉल्सिफिकेशन के बगैर चल ही नहीं सकती। हर बिल्कुल थ्योरी की ब्यूटी है साइंस, फॉल्सिफिकेशन नहीं तो इसमें गलत ब्यूटी है, बात क्या है? इसमें गलत बात कोई क्या है? गलत बात नहीं। मैं इसी चीज को फिर भी इस आपका आर्ग्यूमेंट बुनियाद क्या की है? बात, आर्ग्यूमेंट में अभी देने लगा था, पहले ही इस पे वो कमेंट आपने शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा था कि साइंस जब फॉल्सिफाई हो सकती है, और इंसान जो है वो अगर ये अज्यूम कर ले कि किसी पॉइंट पे आके उसको मतलब यूनिवर्स की हर चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो गया, तो इस तरह नहीं है। एक जो हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी है वो 10D में डील करती है, इवन के काफी सारे इस तरह के डिफरेंशियल होते हैं जो 3D या 4D से ज्यादा हायर डायमेंशन में डील करते हैं। हमें हम लोगों के कॉम्प्रीहेंड या ऑब्जर्व करने की जो इंसान की सलाहियत है वो 3D है। तो हम किस तरह से यूनिवर्स की हर चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं या करने की पोजीशन में आ सकते हैं? तो इसलिए फिर हम इजम्पशंस का भी सहारा लेते हैं और बिलीव्स का भी सहारा लेते मुझे तो आपका आर्गुमेंट ही समझ नहीं आया, इसमें एतराज क्या है? हैं। तो मैं अच्छा चले, मैं कंक्लूडिंग इसमें स्टेटमेंट एतराज तो देता हूँ कोई कि है ही नहीं है, इसमें तो एतराज कोई है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें इस दूसरी बात पे बात है आप कि आप लोगों का आप एक तो एग्री, बात यह है कि
ठहरें, एग्रीड नहीं हूं मैं। आपको आपकी मिसकंसेप्शन, अभी जो इस बात में मिसकंसेप्शन नजर आई है वो तो पहले बता दूं, कोर्स करेक्शन पहले मैं कर दूं। ठीक दूसरी है बात, ठीक। पहली बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी का नाम सिर्फ थ्योरी है, वो एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके पोस्टुलेट्स की बेस पे आजकल साहिल अदीम, वो राजा जियाउल हक और वो मोहम्मद अली और इस तरह के काफी बोंगे जो हैं वो बड़ी छलांगे मारते रहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये कह रहे हो कि साइंस से हम ये कैसे पूछ सकते हैं साइंस कभी सब कुछ जान पाएगी या नहीं? तो भाई किसने हाँ क्लेम किया कि बिल्कुल। साइंस कभी भी सब कुछ जान पाएगी? प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे आप लोगों की अप्रोच से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मजहबी लोग ये समझते हैं कि साइंस तो सारे जवाब नहीं दे सकती, मगर हमारे अल्लाह ने, हमारे मजहब ने, हमारे मोहम्मद ने, हमारे कुरान ने बड़े जवाब दिए हैं। मगर मसला यह है कि साइंस ने जो जवाब दिए हैं ना, हजरत मोहम्मद ने, कुरान ने और इन सारी मजहबी किताबों ने, ये सब बातें साइंस के सामने जीरो हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ मारी है ना वो गप्पे हैं, ठीक है, ये गप्पे हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल अगर हजरत मोहम्मद पे अप्लाई कर दिया जाए ना, तो एक बात सिर्फ साबित होगी कि शायद उन्हें कोई हेलुसिनेशन हुई थी, इससे ज्यादा कुछ साबित नहीं होगा, ठीक है। तो जिस साइंस को आप ये कह के झुटलाने की कोशिश करते हैं ना कि साइंस कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, साइंस को, एक तो पहली बात यह है कि साइंस कोई खुदा नहीं है, खुदा के क्लेम्स हैं कि उसके पास कंप्लीट और एब्सोल्यूट नॉलेज है, साइंस का तो क्लेम ही नहीं है। साइंस तो एक प्रोग्रेस में चीज है, साइंस तो आगे जा रही है चीजों को, ठीक है। और साइंस अपने बहुत से गलत आइडियाज को कल को डिस्कार्ड कर देगी, उनको बेहतर चीजों से बिल्कुल रिप्लेस कर देगी, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। मजहब की तरह थोड़ी है कि एक बोंगी मार ली आज से 2000 साल पहले और उसको आज तक उसे ही मारे जा रहे हैं, हालांकि वो 100 बार गलत साबित हो चुकी है और उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मजहब का ये मसला है, ये साइंस का मसला नहीं है। आप लोगों का प्रॉब्लम मजहब यह है कि और आप साइंस समझते हो में कि जो, फर्क क्या? नहीं नहीं, एक मजहब और मिनट ठहर साइंस में जाएं, फर्क, जी 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 जी, बोलें बोलें। आप लोग ये समझते हो कि जो शॉर्टकमिंग्स मजहब की हैं और मजहब उनको मानता नहीं है, साइंस सिर्फ अपनी शॉर्टकमिंग्स को मान लेती है तो साइंस उससे इंफीरियर नॉलेज बन जाती है। पहली बात है, मजहब को तो नॉलेज कहना भी नॉलेज की तौहीन है असल में, ठीक है। चले मैं आगे चलता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अब आपने बात कर लिया, मुझे काइंडली करने दीजिएगा, क्योंकि मैंने सारी यार आपने मुझे गुफ्तगू पांच में दस मिनट मैंने पहले कहा मजहब था कि डिस्कस आप नहीं आखिरी किया बात था। कर रहे हैं। देखिए मैंने मजहब डिस्कस नहीं किया वो था, आप आप डिस्कस मजहब के नहीं आए करेंगे, हैं मगर तो अब आपकी आप मेरी अप्रोच बात मुझे, सुनेंगे। नहीं एक जी मिनट जी। इब्ने हसन, आप जिस अप्रोच से बात कर रहे हैं ना, जो आपकी बायस है, ये याद रखिएगा, किसी राइटर की हम किताब पढ़ते हैं ना, तो हम उसकी बायस को जज करते हैं हमेशा। जो समझदार रीडर होता है ना, वो उसकी बायस को जज करता है। जब आप मेरे पास आते हैं ना, आप लोग, हम्म। और आके क्वेश्चन करते हैं, तो मैं भी आपकी बायस को जज करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप ये कह रहे हैं ना कि नहीं मैं मजहब पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपकी हम्म। बायस को जज करते हुए मजहब पे बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बायस को जज कर लिया, इसलिए। नहीं, आप समझ बिल्कुल गया हूं मैं जज आपकी करते बायस हैं, क्या है। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, चाहे आपके चैनल पे, चाहे हारिस के चैनल पे, इवन मैं किसी मुस्लिम उनके चैनल पे भी जाऊँ, मैं फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग जाता हूँ, मैं अपना वर्ल्ड व्यू स्टेब्लिश करता हूँ। मैं कभी भी किसी के बारे में पर्सनल कोई स्टेटमेंट नहीं देता, ना मैंने आपके बारे में दिया, ना कभी भी किसी के बारे में। खैर चलें, चलें, अब आपने आप मेरे मेरे से बारे में अगली बात इजाफी ना बात करें, की। आप मैटर पे बात करें आपने और जल्दी करें, मैंने आगे जाना है, मैं आधे पौने घंटे को जिन आपको दे चीज चुका हूं, को इतना टाइम मैं किसी को नहीं जिन देता। चीज को आप जिन चीजों को आप मजहब की शॉर्ट कमिंग बोलते हैं, हो सकता है मेरे लिए वो शॉर्ट कमिंग नहीं, मेरे लिए वो बिलीव हो या ईमान हो। हाँ, फर्क ये है कि मजहब पे तो हम इस चीज पे एग्रीड हैं कि हम बहुत सारी चीजों पे बिलीव करते हैं। अब इस तरह तो बंदा किस किस चीज को क्वेश्चन करे? मतलब दुनिया में काफी सारी चीजें बंदे को शॉर्ट कमिंग्स फील होंगी, वो अब हर चीज पे तो अकाउंटेबल ना मजहब को ठहरा सकता है, ना कवानीन फितरत को, ना खुदा को। जिस तरह जो वो है प्रेगनेंसी है, उससे एक दफा औरत को गुजरना पड़ता है, मर्द को नहीं गुजरना पड़ता। तो अब किस किस चीज को बंदा वो कर सकता है हाईलाइट? इस तरह तो हजारों तरह की वो चीजें स्टेब्लिश हो सकती हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ईमान होती हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल किसी भी मजहबी बंदे को जस्टिफाई करने की भी जरूरत है, और जो कर रहे होते हैं वो भी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। साइंस अगर इजम्पशन और बिलीफ पे चलती है तो फिर ये साइंस की शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि मजहब तो चलें बिलीफ के साइंस साथ डील करता है, उसके अराउंड साइंस रिवॉल्व। एजम्पशंस पे, चलें ठीक है, आपकी बात हो गई है, मैं बस एंड कर रहा हूँ, ठीक है आपके साथ। ठीक हो गया साइंस सर, बहुत एजम्पशन पे शुक्रिया। चलती है, मगर वो किसी भी एजम्पशन को हकीकत नहीं मानती जब तक उसका प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है। मजहब एजम्पशंस पे ही चलता है, कोई भी प्रूफ ना दिया जाए तब भी वो एजम्पशन पे ही चलता रहता है, ठीक है। दूसरी बात यह कि बिलीफ बिलीफ इन इट सेल्फ जो है ना, एक ऐसा वर्ड है कि जो कि इलॉजिकल बातों को प्रमोट करता है। जब आप बिलीफ, आपने कहा है ना, जब बिलीफ हो जाता है तो फिर किसी भी बात की कोई जरूरत ही नहीं रहती। यही बात ये साबित करने के लिए काफी है कि डॉगमेटिज्म क्या होता है। डॉगमेटिज्म अंधी आंखें होती है जिसको कोई किसी किस्म की भी रीजनिंग की कोई जरूरत नहीं है।
हम इस बात को इसलिए मानते हैं, डॉगमेटिज्म में बिलीव करने वाले लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको मानते हैं, बस। इससे ज्यादा ना उनके साथ इस बात पर रीजन किया जा सकता है, ना उनको उनके साथ इस बात की किसी बात की कोई रैशनल बेसिस होती है जिसके ऊपर वो मानते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि उनको आप कुछ भी मनवा सकते हैं, उनको दुनिया की बेवकूफ तरीन और जहालत तरीन की बात पे भी कायल किया जा सकता है। इसीलिए मजहब डिस्ट्रक्टिव है और इसीलिए साइंस कंस्ट्रक्टिव है कि साइंस अगर एक चीज अजम्पशन को लेकर चलती है, जब तक उसका हमें एविडेंस नहीं मिलता हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर फर्ज करें कि एक बात ऐसी है कि हमने एक अजम्पशन को लेकर चले और कल को हमें उसका एविडेंस मिल गया और वो एविडेंस को हमने मान लिया, मगर कल को ऐसा हुआ कि कोई एविडेंस ऐसा भी निकल आया जो उस बात को, उस एविडेंस को ही गलत साबित कर दे, तो साइंस उस अजम्पशन को और उस एविडेंस को दोनों को उठाएगी और रद्दी की टोकरी में डाल देगी। ये साइंस की खूबसूरती है जो कि कभी भी मजहब के पास नहीं हो सकती। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बातें हैं जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये समझने की जरूरत होती है कि डॉगमा क्या है और एक प्रॉपर रैशनल थॉट क्या है। डॉगमा वो होता है कि हम अंधी आंखों से भी देख रहे हैं। डॉगमा किसको कहा जाता है कि हम अंधी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और साइंस क्या होती है, फर्क डॉगमा और साइंस में मैं आपको बता रहा हूं बड़े आसान लफ्जों में। डॉगमा कहता है हम अंधी आंखों से देख सकते हैं, साइंस कहती है कि हम अंधी आंखों को ठीक करने की कोशिश करें। दोनों में ये फर्क है आसान अल्फाज में, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा चलें हम आगे चलते हैं जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।